तो गाइस, इसके पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण लेसन में गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाने, स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर के बारे में जाने। अब हम द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है इसको देखेंगे। जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान और भार दोनों ही सुनने में एक समान एहसास देते हैं। माने ऐसा लगता है कि दोनों समान चीज़, जो भार है वही द्रव्यमान है, लेकिन भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इनमें अंतर है। इस द्रव्यमान किसी वस्तु में किसी वस्तु में पदार्थ के जड़त्व का माप है। पदार्थ के जड़त्व का माप है। या फिर हम कह सकते हैं सिंपली, यह पदार्थ की मात्रा को बताता है। वस्तु में जो पदार्थ है उस पदार्थ की मात्रा को बताता है। भार किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की माप है। मतलब भार एक बल है और द्रव्यमान जड़त्व का माप है, यानी पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है। दूसरा, द्रव्यमान का मान शून्य नहीं हो सकता। भार का मान शून्य हो सकता है। और स्थान बदलने पर, जैसे मान लीजिए हम पृथ्वी से चंद्रमा पर गए, चंद्रमा से कहीं और गए, तो स्थान बदलेंगे तो द्रव्यमान का मान नहीं बदलेगा। स्थान बदलने पर द्रव्यमान का मान नहीं बदलता, लेकिन भार का मान बदलता है। स्थान बदलने पर भार का मान बदलता है। एक और जो द्रव्यमान है वो एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। और ये सदिश राशि है। भार के सूत्र को हम देखेंगे तो एक और चीज़ है, पिछले वाले आर्टिकल में अंतर में हम स्पष्ट कर सकते हैं इसको, कि द्रव्यमान को सामान्य तुला से मापा जा सकता है। परंतु भार को स्प्रिंग तुला से नापा जाता है। स्प्रिंग तुला, या इसको कमानीदार तुला भी कहते हैं। कमानी माने हिंदी में स्प्रिंग को कमानी बोलते हैं। कमानीदार तुला से
मापा जा सकता है। तो इस तरह से एक और डिफरेंस हो जाएगा, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो भार के सूत्र को भार जैसा देखें कि भार पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है किसी वस्तु पर, उसे भार कहते हैं। तो पृथ्वी तल पर भार देखा जाए तो पृथ्वी तल पर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के तल पर या तल के समीप पृथ्वी का द्रव्यमान m है। जनरली MERE लिखते हैं, तो m यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो भार W को हम लिख सकते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर जो लगेगा Gm/m/r², और इसको हम स्मॉल m इंटू Gm/r² भी लिख सकते हैं। तो W = m इंटू G। और हम ये जानते हैं कि जो G का मान है वो Gm/r² है, और पृथ्वी के अति समीप के लिए G लेते हैं जो 908 है, और दूर जाएगा तो G डैश कर देते हैं, जहाँ R का वैल्यू, पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है H का वैल्यू ये R के लगभग बराबर या उससे ज़्यादा हो। मतलब कहने का मतलब है कि लगभग बराबर का इस सेंस में कि H को R के सापेक्ष हम नगण्य न कर सकें। अगर नगण्य होगा तो ये G होगा, जो सामान्यतः गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते हैं हम लोग, और अगर H का मान नगण्य नहीं होगा, अधिक होगा, तो वहाँ हम G डैश लगा देते हैं। यानी वो हम ये कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी से ऊंचाई बदलने के साथ साथ बदलता है। यानी ऊपर जाएंगे तो जैसे ही पृथ्वी तल से ऊपर जाते जाएंगे तो G का जो मान है वो घटता जाएगा। तो यह पृथ्वी तल पर वस्तु के भार का सूत्र है, W = m × G, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि भार का जो इकाई होगा ये न्यूटन होगा। मात्रक, इकाई या मात्रक, भार का मात्रक हम लिख सकते हैं न्यूटन। डाइन भी होता है, और एक और मात्रक है किलोग्राम भार। किलोग्राम भार में भी हम भार के मात्रक को लिखते हैं, किलोग्राम भार या फिर ग्राम भार। और 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। यानी अगर 1 किलोग्राम वस्तु को पृथ्वी तल या पृथ्वी तल के अति समीप रखा जाए तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा उसको हम 1 किलोग्राम भार कहेंगे। और 1 किलोग्राम भार, ये जो कि इकाई है, इसका जो मान होगा 9.8 न्यूटन। अब हम देखें कि पृथ्वी के तल पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान या गुरुत्वाकर्षण या भार का मान बदलता रहता है। ऐसा इसलिए पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, तो ध्रुवों पर चपटी है, वहाँ त्रिज्या कम है पृथ्वी की, और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ज़्यादा है। तो भार W = स्मॉल m इंटू Gm/r² के सूत्र से देखें कि एक ही द्रव्यमान का भार ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, क्योंकि ध्रुवों पर R का मान कम होता है। ध्रुवों पर R का मान कम होता है, तथा भूमध्य रेखा पर उससे ज़्यादा होता है। तो हम जानते हैं अगर हर में कोई जो संख्या है, जैसे अगर हम कोई भिन्न लिख रहे हैं a/b, तो इसके मान को न बदलें और b का मान बढ़ाते चले जाएंगे तो जो भागफल है वो कम होता जाएगा। यानी इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि Rp यानी ध्रुवों पर जो त्रिज्या है वो कम है,
इक्वेटर पर, इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, तो जस्ट ही नीचे है, यानी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो पोल पर जो भार होगा वो ज़्यादा होगा इक्वेटर पर भार से। तो इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 1 किलोग्राम की चीनी है, कोई ले करके पोल से यानी ध्रुव से लेकर चला 1 किलोग्राम की चीनी, और फिर यहाँ आया 1 किलोग्राम का मतलब यहाँ 1 किलोग्राम भार चीनी है, उसका भार 1 किलोग्राम भार, और जब वो भूमध्य रेखा पर आया तो उस चीनी का भार क्या हो जाएगा, कम घटेगा कि बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम चीनी का भार यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यानी वहाँ जाकर भूमध्य रेखा पर जाकर चीनी का जो भार है वो कम होगा, यानी लगेगा कि 1 किलोग्राम भार से कम का चीनी है। तो अब हम लोग देखें चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे। तो चंद्रमा पर जो भार होगा, यानी चंद्रमा जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा वही चंद्रमा पर भार होगा। Wm बराबर वही Gmm, मान लेते हैं ये मून है और इसकी त्रिज्या है Rm, और यहाँ पर मास m रखा हुआ है और मून का मास mm है। तो Gmm, mm मतलब मून के मास का इंटू m द्रव्यमान कोई वस्तु रखा हुआ है, बाई Rm स्क्वायर। तो अब चंद्रमा पर भार को पृथ्वी के पर भार की तुलना में अगर देखा जाए तो कितना होता है, उसको निकालने के लिए अब पृथ्वी पर भार हम जानते हैं, पृथ्वी पर भार WE, Gme, m द्रव्यमान वही है, Re स्क्वायर। तो दोनों की तुलना करने के लिए हम अगर दोनों को भाग दे दें, चंद्रमा पर भार बटे पृथ्वी पर भार, ऊपर Gmm इंटू m बाई Rm स्क्वायर बटे में Gme इंटू m बटे Re स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन चीज़ें हैं उसको काट देते हैं, तो फिर ये होगा, ये ऊपर रह जाएगा, ये भाग देने पर इंटू करके इसको उल्टा करके रेसिप्रोकल इसका हम व्युत्क्रम ले लेंगे, तो ये होगा ऊपर mm बाई Rm स्क्वायर इंटू Re स्क्वायर बाई Me। अब इसमें जो सारे मान हैं ये सब मानों को रख देते हैं। mm है 7.36 गुणे 10⁻22, Re का स्क्वायर 6.37 गुणे 10⁻6 का वर्ग, नीचे Rm 1.74 गुणे 10⁻6 का वर्ग, Rm स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है Rm स्क्वायर, और इंटू उसका द्रव्यमान पृथ्वी का 5.98 गुणे 10⁻24। अब जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए नंबर को एक साथ कर लेते हैं। 7.36 गुणे 6.37 गुणे 6.37 और बटे में बाई 1.74 गुणे 1.74 और गुणे 5.98 गुणे 10 में, अब ये 12 हो जाएगा, 10⁻12 और ये मिलाकर 34 और ये 12 और 24 38, तो ये होगा 34, इसको ऐड कर दिए घात को, 10 घातों को ऐड कर 12 और 24 36, नीचे 10 के पावर में 36। अगर हम इसको भाग दे दें और एक साथ कैलकुलेट कर लें, इसको भाग देने के बाद ये 0.165 आएगा इसमें, और उसको हम 1/6 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें Wm बटे WE पृथ्वी के लिए बराबर 1/6, यानी चंद्रमा पर जो
भार होगा वो पृथ्वी पे भार का 1/6 होगा। तो वास्तव में चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। इसको GE या G भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 चंद्रमा के तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी तक के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम 60 न्यूटन भार का कोई वस्तु चंद्रमा पर लेकर जाएंगे तो वह हमें 10 न्यूटन भार का प्रतीत होगा, मतलब हल्का प्रतीत होगा। पृथ्वी पर अगर हम जंप करें, जंप करके अगर पृथ्वी पर हम 2 मीटर ऊंचा उछल सकते हैं तो चंद्रमा पर उतना ही जंप में हम 12 मीटर ऊंचा उछल सकते हैं, मतलब काफ़ी 12 मीटर ज़्यादा ऊंचा उठ जाएंगे। तो ये एक आंकिक प्रश्न है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तु मान लेते हैं बिंदु वस्तु, जैसा कि न्यूटन ने कहा था, जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। कहने का मतलब है m1 m2 को नहीं बदला जाता है, m1 m2 को बस बीच की दूरी को r/2 कर दिया जाता है। ऐसे प्रश्न का मतलब यह आधा करने का मतलब जो द्रव्यमान है दोनों का उसको नहीं बदला जा रहा है। तो बोला है गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो पहली स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल F1 बराबर G m1 m2 बाई r² लिख लेंगे, और दूसरी स्थिति में F2 बराबर G m1 m2, तो वही मान है जो पहले ही बोल चुका है प्रश्न में, और r/2 का स्क्वायर, तो r/2 का स्क्वायर r²/4 होगा। तो ये बराबर G m1 m2 r²/4, 4 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू G m1 m2 बटे r², और ये क्या है F1 है, तो बराबर 4F1। अर्थात ऐसा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। उत्तर में यहाँ लिख देंगे, उत्तर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। आ जाओ। इस प्रश्न में है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब यह द्रव्यमान, यानी इसका मतलब द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, अगर द्रव्यमान दुगुना हो जाएगा तो बल भी दुगुना हो जाएगा। तो पूछ रहा है ये कि जो भारी वस्तु है वो हल्की वस्तु के मुकाबले तेज़ी से गिरना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं तेज़ी से नहीं गिरता, दोनों बराबर समय में गिरता है। अगर हम वैक्यूम ले लें, अगर हवा का घर्षण बल ना हो तो एक द्रव्यमान m है, एक द्रव्यमान 2m है, दोनों को एक ही हाइट से नीचे गिराया जाए तो दोनों साथ साथ एक ही समय पहुंचते हैं, दोनों के में समय t ही लगता है। तो ये पूछना चाहा है कि भारी वस्तु चूँकि भारी है इसको जल्दी गिर जाना चाहिए हल्की वस्तु की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? वास्तव में ये प्रश्न एक भ्रम में डालता है। किसी वस्तु पर जो बल लगता है वह उसकी गति के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। गति के लिए जिम्मेदार वास्तव में त्वरण होता है। जो त्वरण उत्पन्न होता है वह गति के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गति मतलब गिरने आए, यानी गति के लिए अकेले बल नहीं, बल्कि त्वरण जिम्मेदार होता है। अर्थात जिसका त्वरण ज़्यादा होगा वो पहले गिरेगा, जिसका त्वरण ज़्यादा होगा पहले गिरेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती को अगर K इंटू M लिख दें तो जो त्वरण होगा, त्वरण अगर उत्पन्न होगा तो त्वरण दोनों ही वस्तुओं में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरा सूत्र से लिखें कि बल का सूत्र F बराबर होता है G M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m द्रव्यमान बटे r², और यहाँ से अगर m को बल त्वरण A बराबर बल बटे द्रव्यमान होता है F बटे m, तो यानी इस m को अगर हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो F बटे m हो जाएगा बाई m, तो उसका मान हो जाएगा Gm बाई r²। यानी हम देख रहे हैं कि जो त्वरण है, त्वरण में वस्तु के द्रव्यमान का कोई भी मतलब उल्लेख नहीं है। त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस केसेस में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि उसका जो मान होता है पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसलिए भारी वस्तु हल्की वस्तु दोनों साथ साथ गिरते हैं। तो हम लिख देंगे त्वरण एक नियतांक है, इसमें द्रव्यमान, इसमें वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। अतः भारी व हल्की वस्तुएं साथ साथ गिरती हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया है या नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। और आपके पास बहुत से टॉपिक होंगे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आकर उसको कमेंट कीजिए, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और साथ साथ आपके कमेंट करने से एक बात ये होगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है ये पर्याप्त न हो, तो हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए।